अच्छा जी, ठीक है। ये मास्टर डिटेल फॉर्म जो है हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था, जिसमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन एक लिस्ट की सूरत में, एलओबी की सूरत में हमने ये यहाँ लगाई थी। व्हेन वैलिडेट इसके पीछे लगा दिया था। व्हेन वैलिडेट में हमने ये इसकी क्यूरी लगाई थी कि सप्लायर के टेबल से डेटा उठ के आए। वेयर में सप्लायर का कोड रखा था जो कि इस ब्लॉक की फील्ड में आएगा और नाम इसमें मूव हो जाएगा, ठीक है। ये आइटम पे लगाया था और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे। इस चीज के लिए क्योंकि क्वांटिटी प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया, आइटम में अमाउंट में मूव होना है, और अमाउंट को मैंने क्या किया था, डिस्प्ले आइटम लगाया था, इसमें कोई चीज क्लिक नहीं हो सकती, ठीक है। इन दोनों पे मैंने क्या किया था, इन दोनों के लिए एक प्रोग्राम यूनिट बनाया था। अगर आपको याद हो, मैंने कैलकुलेशन के नाम से, अमाउंट कैलकुलेशन के नाम से एक प्रोग्राम यूनिट बनाया था, जिसमें मैंने लिख दिया था कि अमाउंट के अंदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस मूव हो। अगर क्वांटिटी में ब्लैंक आ रहा हो, नल आ रहा हो, तो उसको एनवीएल करे, और अगर प्राइस में नल आ रहा हो तो उसको भी एनवीएल करके 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अमाउंट में है। और ये दोनों, ये जो अपना प्रोग्राम यूनिट था, ये इस प्रोग्राम यूनिट को मैंने इन दोनों के व्हेन वैलिडेट में कॉल कर लिया था। क्वांटिटी के व्हेन वैलिडेट में भी कॉल किया था, अमाउंट अंडरस्कोर कैल्क, ठीक है। अमाउंट अंडरस्कोर कैल्क का है, ये रहा, यहाँ पे बना के मैंने इसको यहाँ पर कॉल करवा दिया था, अमाउंट अंडरस्कोर कैल्क के नाम से स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के। और इसी तरह मैंने एक प्राइस के अंदर भी इसको कर दिया। हो सकता है क्वांटिटी चेंज हो, प्राइस चेंज ना हो रही हो, लेकिन उसमें वो तो काम करेगा ना, तो फिर ये इसलिए इन दोनों पे लगा दिया, ठीक है भाई। और इसका आउटपुट मैंने कहा इस पे आ जाए। अच्छा, इस पे आए तो इसको थोड़ा सा इसको डिस्प्ले आइटम तो बना दिया, पता चला मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लेके आ रहा हूँ और अमाउंट 10,000 आई, यूजर ने यहाँ पर आके 10,000 को चेंज कर दिया, फिर हमें कह रहा है यार ये कैलकुलेशन ही गलत लगी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कैलकुलेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई होके आ रही है और हमने इसको फिक्स कर दिया, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले आइटम। अच्छा, डिस्प्ले आइटम के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ये डिस्प्ले आइटम है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये बटन जो है ना, ठीक है, ये बटन है, हमें काम करते हैं इन बटन को ऐसे रख देते, थोड़ा सा खूबसूरत लगे ये, ठीक है भाई। अब ये खूबसूरती आप लोगों पर डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक जो है इसका सम नीचे आ जाए और इसका सम नीचे आ जाए। क्वांटिटी का सम लाना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के आइटम थोड़ी है। 4 माउस है तो 6 कीबोर्ड है, 4 माउस 6 कीबोर्ड, तो मैं क्वांटिटी 10 लिखूंगा, मीनिंगफुल नहीं बनेगी ना। हाँ, 4 माउस 6 कीबोर्ड, क्वांटिटी 10, तो 4 माउस 6 कीबोर्ड के पैसे 20,000 रुपये बनते हैं, तो वो 20,000 रुपये का टोटल तो आना चाहिए। क्वांटिटी का टोटल लॉजिक नहीं बनता, प्राइस का टोटल लॉजिक नहीं बनती। हाँ, अगर क्वांटिटी सेम आइटम है तब तो सही है, सेम आइटम आ रही हो तब तो सही है कि कितनी क्वांटिटी, लेकिन हम अमाउंट का यहाँ पर टोटल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अमाउंट का टोटल। मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्म पे टोटल लगाना आता है। अच्छा, ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल लगाएंगे। सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका ये है कि जिसका टोटल लगाना है उसको कंट्रोल डी करो, थोड़ा सा आगे कर लो, क्या करो, कंट्रोल डी करके यहां ले आओ। अब मुझे तो यहां पर लगाना ना भाई, तो जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो यहां पर कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे, इतने सारे, मुझे तो एक रिकॉर्ड चाहिए ना भाई जिसमें टोटल आए। ठीक है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया, F4 किया, किसको, जिसको डुप्लीकेट किया F4 किया, वहां पर किसको टोटल कर रहा हूं, अमाउंट को। तो इस फील्ड का नाम रखूंगा टी अमाउंट। टी अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, मैं लिख दूंगा टी अमाउंट। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा क्या ये डेटाबेस का आइटम होगा, क्या ये टेबल में इंसर्ट होगा इसका टोटल? नहीं, मुझे तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए चाहिए। जो अमाउंट तो टेबल में सेव हो रही है ना, तो अमाउंट का जो टोटल होगा फॉर्म खुलते हुए सामने नजर आएगा। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर आके
इसके नीचे उल्टे हाथ पे डेटाबेस आइटम है, मैंने कहा नहीं। कॉलम का नाम नहीं। 3 काम कर लिए। क्या किया, जिसका टोटल बनाना है कंट्रोल डी करके उसका टोटल किया, नाम रखा, डेटाबेस आइटम नो किया, कॉलम का नाम हटा दिया। अब यहां पर आ जाओ कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में पूछ रहा है कैलकुलेशन मोड, मैंने क्लिक किया, कह रहा है फार्मूला लगाना है, समरी लगानी है, मैंने कहा इस पे समरी लगानी है। क्या लगानी है, समरी लगानी है, फार्मूला नहीं लगाना। क्या लगानी है, समरी लगानी है। किसकी समरी लगानी है, फार्मूला तो सेलेक्ट किया नहीं, तो फार्मूला वाली लाइन गई, ब्लैंक हो गई ना, अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं फार्मूला सेलेक्ट करता तो क्या करता, तो फिर इसमें फार्मूला लगाता। मैंने कहा नहीं, समरी लगानी है, मुझे तो समरी चाहिए ना, अमाउंट की समरी चाहिए। समरी का मतलब सम, समरी फंक्शन, समरी फंक्शन, ग्रुप फंक्शन पढ़े सबने, कौन कौन से, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। इसकी कौन सी क्या हो गया, अब इस पे क्लिक करते हैं, देखो क्या आ रहा है, वही आ रहा है, एवीजी, काउंट, मैक्स, मिन, सम, वेरिएंस वगैरह कुछ। इसके हमने क्या करना है, सम। कह रहा है भाई समराइज्ड ब्लॉक, किस पे समराइज करना है, डिटेल पे या मास्टर पे, डिटेल पे। हमने कहा डिटेल पे करो, ठीक है। फिर आइटम कौन सा है, कौन सा आइटम समराइज कर रहे हो, वो मास्टर में था, डिटेल में था, डिटेल में थी ना, मास्टर में तो समरी, मास्टर में तो सप्लायर डाल रहे हो, डिटेल में अमाउंट आ रहा है ना भाई, तो ऊपर डिटेल सेलेक्ट किया। अब इसके बाद किस फील्ड को सम कर रहे हो, अमाउंट को क्लिक करो, तो डिटेल के जितने भी आएंगे ना वो इसके आ जाएंगे। कहाँ है अमाउंट, अमाउंट। यहां तक कोई मसला समझ आई, यहां तक तो हो गई कहानी। अब यहां आ जाओ, एक और काम, ये जो इतने सारे आ रहे हैं F4 करो, ये एक और काम करना है। अब इसमें देखो उल्टे हाथ पे नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड, नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड कितने होने चाहिए, 1। 0 का मतलब ऑल, जितने बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, ठीक। F2 करो, देखो ये 1 आ गया। अच्छा, इसकी हेडिंग यहां लगा दो और इस पे लगा दो टोटल, टोटल यहां ले आए। ठीक है, ये कहानी समझ आई, नहीं समझ आई, आ गई। कंट्रोल डी किया, 4-5 चीजें उसकी चेंज की, नीचे लगा दी। अब क्या करोगे, समराइज ब्लॉक कौन सा है, किस ब्लॉक पे समराइज कर रहे हो, मास्टर पे, डिटेल पे, डिटेल पे, अमाउंट का है डिटेल पे ना बेटा, तो डिटेल वाले पे जाओ, F3, डिटेल ब्लॉक। डिटेल ब्लॉक कौन सा है, ये है, इस पे F4 करो, ठीक है। और यहां पर एक कॉलम होता है क्यूरी ऑल रिकॉर्ड, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड, मैंने कहा यस, क्या कर दो, यस। अब चलाएं भाई, क्या करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड, नेक्स्ट, जी भाई 000001, दो सौ का 0 ऊपर आया, नीचे उसका सम आया, सम को तो अभी पता नहीं चलेगा, एक ही लाइन आ रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 20 लैपटॉप, 20,000 रुपए का लैपटॉप है और ये पीस आए 200 पीस आए लैपटॉप का, होलसेलर है। माउस पैड लिया मैंने, ठीक है, 1000 पीस 50 रुपए से। अब क्या होना चाहिए, नीचे टोटल होना चाहिए, टोटल हो रहा है नीचे 40 लाख और 50,000 कितने हो गए, 40 लाख 50,000 हो गए टोटल। क्लियर है भाई, ये इस तरह समरी कॉलम लगता है। एक पे लगा दिया, दूसरे पे लगा सकते हो। चलो अभी करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस। कौन बताएगा भाई,
मुझे क्वांटिटी का टोटल भी चाहिए, कंट्रोल डी करेंगे। क्या बात कर दी आपने। चले भाई, इसके बाद F4 करेंगे, फिर हाँ क्या करें, नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, वो क्वांटिटी था तो ये क्या करेंगे, पहले अमाउंट को टी अमाउंट किया तो क्वांटिटी को क्या करें, टी क्वांटिटी कर देंगे, टी क्वांटिटी कर देंगे। क्या ये टेक्स्ट आइटम बनेगा, नहीं, डिस्प्ले आइटम होना चाहिए, डिस्प्ले आइटम बन गया। नीचे आ जाएं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, कैलकुलेशन मोड, जो जो आ रहा है, जो जो जहन में आ रहा है ऊपर से करते जाओ। कैलकुलेशन मोड, फार्मूला लगने चाहिए, समरी लगनी चाहिए, समरी लगनी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, फार्मूले पे आप जाएंगे, नहीं, समरी कौन सी लगनी चाहिए, समरी फंक्शन कौन सा यूज होना चाहिए, सम फंक्शन यूज होना चाहिए। फिर आए ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है जिसपे समरी कर रहे हो, मास्टर में, डिटेल में, डिटेल में, तो डिटेल वाला क्लिक करो। आइटम कौन सा आएगा इसके अंदर जिसको कर रहे हो, क्वांटिटी को, ठीक है भाई। फिर नीचे आ जाओ, अच्छा नंबर ऑफ आइटम डिस्प्लेड कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। डेटाबेस आइटम है, नहीं, क्वांटिटी को भी हटा दो, F2 करो, इसको यहाँ ले आओ, इस पे टोटल कर दो, इसका टोटल हटा दो, टोटल की एक ही लाइन बन गई ना। ये क्या है भाई, इसका कलर क्या है, इसका कलर भी वही कर दो। एक काम और करते थे, वो क्या करते थे, ब्लॉक पे जाकर क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को यस करते थे, उसके लिए हो चुका है। एक के लिए जब कर दिया तो दूसरे के लिए दोबारा थोड़ी करेंगे, अरे बात समझ। तो क्या करते थे हम, डिटेल पे आके F4 करते थे, और यहाँ पर उल्टे हाथ पे क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को यस करते थे, ठीक है। ये F2 किया, कंट्रोल एस, अब हम फॉर्म पे समरी कॉलम लगाना आ गया आप लोगों को। जी भाई, क्रिएट रिकॉर्ड 000001, नरेशन आइटम, डायरेक्ट तो रिकॉर्ड आ जाता है एक की का, सीसा में तो F8 दबाते हैं, जो रिकॉर्ड आपने डाला होता है वो आ जाता है, सीरियस होता है, सेव के प्रीवियस वाले होते हैं ना रिकॉर्ड। F9 ऐसे नहीं होता, F9 पे LOV लगानी पड़ती है, खुद नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल टी करके जो लगाए हुए हैं वो F9 पे फिक्स कर दो, F9 का बटन आपके काम करता रहेगा, ठीक है। 6i में बाय डिफॉल्ट F9 पे काम करता है, यहाँ पर कंट्रोल L पे काम करता है, लेकिन जब हम फैक्ट्री में, हमारे पास जो यूजर बैठे हुए ना सारे 6i वाले, तो अगर मैं उनको बोलता कंट्रोल L करो तो वो आते तो वैसे ही 10G को अडॉप्ट करने पे एरर दे देते, नहीं हमें करने दो। हमने क्या किया, हमने इसको कीज को चेंज कर दिया, हमने कहा ठीक है F9 से LOV कर देता, हमने पीछे क्या किया, उसके जाके L की जगह पर, कंट्रोल L की जगह पर F9 कर दिया, जो F9 कर तो वो F9 से कर रहे, ठीक है। अच्छा भाई, ये मैंने क्या 20 लैपटॉप है 45,000 रुपए के, ठीक है भाई। माउस पैड भी ले लिया मैंने, क्वांटिटी सम हो रही है 30-25, हाँ भाई दोनों सम हो रही है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ गए आप, यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन परचेज का फॉर्म बनाने में। अब हम दोबारा एग्जिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जब सेव करें इसको तो एक मैक्सिमम नंबर भी जनरेट हो, हाँ भाई परचेज नंबर जनरेट होना चाहिए ना, यहाँ पर परचेज आईडी में एक मैक्सिमम नंबर जनरेट होना चाहिए। जिस तरह इनवाइस जो बनाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, एक मैक्सिमम नंबर जनरेट होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम नंबर जो होता है ना, ट्रांजैक्शन नंबर,
ये ट्रांजैक्शन है। सप्लायर का कोड खोल रहे हो, सप्लायर की आईडी बना रहे हो, सप्लायर के टेबल में जब डेटा डाल रहे हो सप्लायर वाले फॉर्म से, वो ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है, वो ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? आना जाना, आना परचेज, जाना सेल। अब इसमें जो जो चीजें आपको फिक्स करवानी है उसके लिए आपको पैरामीटर फॉर्म्स की जरूरत होती है, जिसमें सप्लायर, कस्टमर, आइटम, यूओएम, आ रही बात समझ? तो वो ट्रांजैक्शन टेबल नहीं है। ट्रांजैक्शन टेबल कितने हैं? 2, एक परचेज और एक सेल। तो ट्रांजैक्शन टेबल का जो कोड होगा ना, उस पे हम स्लैश करके एयर भी डालेंगे, एयर पूरा नहीं डालेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये करेगा 00001/15, 00001/16। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पता चल जाएगा किस एयर में एंट्री हुई है, किस एयर में एंट्री हुई है। तो अब हम इसके लिए एक नंबर जनरेट हो रहा होता है। और नंबर कहाँ सेव करेंगे? इसको जो मैक्सिमम नंबर जनरेट होगा उसको कौन से ट्रिगर में रखेंगे? प्री इंसर्ट के ट्रिगर में रखेंगे। हम पहले बता चुके हैं, सप्लायर के कोड में, आइटम के कोड में, यूएम के कोड में, जो जितने भी फॉर्म बनाए हैं उसमें हमने क्या किया था, उसको प्री इंसर्ट में उस क्यूरी को रखा था, और पोस्ट इंसर्ट में हमने एक मैसेज लगा दिया था इंसर्ट होने के बाद क्या मैसेज दे। याद आया आपको? हम वही काम यहाँ पर करेंगे, वही काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं मैक्सिमम नंबर जनरेट करवाने के लिए। एग्जिट किया हमने, POS ठीक है, सेट लाइन्स 100, सेट पेजेस 50। ठीक है भाई। अच्छा, मास्टर का टेबल कौन सा है जिसमें जनरेट करवाना है? परचेज नंबर। अच्छा, ये प्राइमरी की फॉरेन की है। परचेज नंबर जो ऊपर आप सेव करोगे ना, वो डिटेल में ऑटोमेटिक जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ पर लगा हुआ है, कंडीशन रिलेशन लगी हुई है। परचेज नंबर जो भी यहाँ पर सेव करवाओगे तो आपको ऊपर और नीचे के अलग अलग नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर परचेज नंबर प्राइमरी की है, जो डिटेल के अंदर वो क्या है, फॉरेन की है। तो प्राइमरी की में जब सेव करवा दोगे तो क्या करेगा, फॉरेन की ऑटोमेटिक उठा लेगा। कैसे? देखो, परचेज नंबर मास्टर में भी है, परचेज नंबर डिटेल में भी है। परचेज मास्टर परचेज डिटेल के लिए रिलेशन कायम हुआ है यहाँ पर, जब आप इसका फॉर्म बना रहे थे, पहला फॉर्म जो जब आप क्या करें तो कंडीशन डिफाइन करते, इस पर डबल क्लिक करोगे ना तो आपको रिलेशन बताएगा इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो इन दोनों के दरमियान परचेज नंबर जो है ना वो रिलेशन है। मास्टर और डिटेल का परचेज नंबर वापस में बराबर है, इसका मतलब है डिटेल में भी परचेज नंबर होगा। अब परचेज नंबर जब हम डिटेल में देखने जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं जब इसमें हम सेव करेंगे तो इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या खुद ब खुद आने का कोई की है, कोई कमाल है, कोई जादू है इसमें। F4 करते हैं, पता होना चाहिए ना भाई आपको। तो यहाँ आप करोगे तो यहाँ देखो, कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम, कहीं से कॉपी हो रहा है। यस, POS परचेज मास्टर का जो परचेज नंबर है वहां से डिटेल में ये कॉपी हो जाएगा। जो परचेज नंबर पे डालोगे मास्टर में वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ, वो बॉक्स मैंने खोला था यहाँ पर भाई, ये परचेज मास्टर है, ये परचेज डिटेल का। इसके दरमियान देखो, मास्टर और डिटेल के दरमियान मास्टर में एक रिलेशन का वो होता है। देखो, रिलेशन होती है डबल क्लिक, ये रिलेशन में ज्वाइन कंडीशन होती है। ज्वाइन कंडीशन ये पहला मास्टर टेबल से बना लिया, जब डिटेल टेबल से जब दोबारा आप बनाते हो तो ये फिर यहाँ वहां पर वो ऑटोमेटिक से हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हम क्या जनरेट करवाने जा रहे हैं? POS परचेज मास्टर के परचेज नंबर, मैक्सिमम परचेज नंबर जनरेट करवाने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? POS परचेज मास्टर, F4 करके इसकी वो लेंथ देख लेना, 6 डिजिट है परचेज नंबर। तो इसका मतलब ये है हम 1 2 3 4 1 2 3 6 डिजिट तक है ना, 1 2 3 0001 हम अज्यूम करते हैं 999 डॉक्यूमेंट बन सकते हैं। ये तो मैंने टेस्ट के लिए बनाया ना, हम इसको मजीद बढ़ा भी सकते हैं कि बाज़ों का ऐसी किसी ऐसी कंपनी को सेव कर दिया
दे दिया हमने जिसके डेली बेसिस पे 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर वो तो फंस जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको एक वे दे रहा हूँ, आपको एक वो तरीकेकार दे रहा हूँ बनाने के लिए। बाकी वो तो आप 6 डिजिट है इसमें, तो 6 जो डिजिट है इसके अंदर रहते हम बना लेंगे। हम ये बताएंगे क्या इस तरह बनेगा 0001/16, ये इस तरह जनरेट होगा 0001/16 जनरेट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या है, POS परचेज मास्टर, POS परचेज मास्टर, नो रो सेलेक्टेड। ठीक है, हमें क्या उठाना है, सेलेक्ट परचेज नंबर फ्रॉम POS परचेज मास्टर। ठीक है, क्लियर है भाई। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस हमारा होगा क्या होगा 0001/16 001/16। अब नेक्स्ट क्या होगा 002/16, फिर 003/16। अब /16 है वो किससे आएगा, वो तो sysdate से निकाल के हम दे देंगे। तो आपके पास जनरेट की उसी क्यों नहीं हो रही है, 0001, 0002, 0003, 0004, 5, 6, 7 इस तरह जनरेट। तो इसका मतलब ये है कि सेव हुए हुए डॉक्यूमेंट में से आपको पहले शुरू के 3 डिजिट निकालने पड़ेंगे, सही है। वरना अगर बिल फर्स्ट मैंने लगा दिया 0001/16, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे मैक्स नंबर जनरेट करवाना है, तो मुझे /16 को अलग करना पड़ेगा और 0001 को लेके फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसमें मैक्स जनरेट करवा के फिर एल पैड लगाना पड़ेगा 0 का। ये सारे काम तो हम कर चुके हैं पहले, याद होगा आपको, बात समझ आ रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट को उठाना पड़ेगा। कौन कौन से, 0001, 0001 को 0001/16 में से सिर्फ 0001 उठाना हो तो क्या यूज करेंगे, सब स्केयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब स्केयर। अब समझ आ रही है कि भाई आपने एसक्यूएल क्यों पढ़ी, एसक्यूएल इसलिए पढ़ी, सब स्केयर क्यों पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था। ठीक है, अब आप यहाँ पर करोगे, क्या करोगे भाई, आप लिखोगे सेलेक्ट सब str, अज्यूम कर रहे हैं इसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई 0001, तो 0001 1 से 3 तक, 1 से 3 तक डेटा उठा लो फ्रॉम POS परचेज। जवाब कुछ भी नहीं आ रहा, बस ये आप कैलकुलेशन करते जा रहे हो। समझ आई भाई जुनैद, आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, मिसाल के तौर पर 3 डिजिट उठाए तो वो 0001 आ गया, 0001 के उल्टे हाथ पे 0 आ रहे हैं। उल्टे हाथ पे अगर किसी नंबर की 0 हो तो नंबर नहीं होता बल्कि क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तो कैरेक्टर होते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर बना लेते हैं, 2 नंबर, बाकी सब वही के लिखेंगे, सब str परचेज नंबर 1.3, ठीक है, फ्रॉम POS परचेज। अभी भी नो रोड सेलेक्ट, समझ आ रही है बात। अब क्या करेंगे, अब नंबर में भी कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि 0001 में से 00 हट गया, अब क्या जवाब रह गया, 1 नंबर आ गया। और अगर नंबर ना मिले तो ब्लैंक हो तो क्या आ जाए, ब्लैंक हो, नल हो तो नल की जगह क्या आ जाए, नल में अगर मैक्सिमम 1 जमा करूंगा तो क्या आएगा, नल, जवाब नहीं आएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, नल का रिप्लेसमेंट क्या होता है, नल को अगर मुझे 0 करवाना हो तो क्या करते हैं, एनवीएल का फंक्शन लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर करने के बाद अब इसको किसमें बंद करना पड़ेगा, एनवीएल में। वो हो गई, क्या करना पड़ेगा, एनवीएल।
अब क्या आया? नो रो सेलेक्टेड आया। इसका मतलब ये है कि एक गड़बड़ है। एनवीएल से पहले इसका मैक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इसमें से? इसका मैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एनवीएल से पहले ये मैक्स निकला, मैक्स का निकला नल, मैक्स निकाला और मैक्स का निकला नल। अच्छा इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ कहाँ तक। यहाँ तक तो कर लिया था ना, यहाँ तक क्यूरी समझ आई थी आपको? नो रो सेलेक्टेड तक क्या किया था? 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसका हम मैक्स निकालेंगे। नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो सब स्टार से अलग किया 001 को, इसके बाद उसको नंबर में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है 001 में से 00 हट गया, इससे क्या रह गया? 1 का मतलब ये है कि अगर इसमें 3 डिजिट डली हुई हो, मतलब 001 2 3, तो अगर मैक्स निकालना चाहो तो क्या वैल्यू आएगी? 3 आएगा ना। तो हम क्या करते हैं? इसका मैक्स निकालते हैं। हम इसका मैक्स निकालते हैं। पहले अभी तक क्या आ रहा था? नो रो सेलेक्टेड। अब क्या आएगा? अब नो रो सेलेक्टेड नहीं आया, बल्कि वैल्यू आई है, लेकिन नल आई है। तो नल को किस तरह हैंडल करते हैं? नल की जगह 0 आ जाए, क्या कर देंगे इसके लिए? एनवीएल में कंट्रोल करेंगे। भाई अब फंक्शन में नहीं बताऊंगा, इस तरह लगता है, ये सब बता चुका हूं मैं आपको। 0 आ गया, यहां तक तो ले आएंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे? +1 करेंगे। +1 करेंगे। फिर क्या करेंगे इसके साथ? एल पर लगाएंगे। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई आपको? +1 हम इस क्यूरी को पूरा उठाएंगे, ठीक है, और हम जाएंगे कहाँ पर? कहाँ जाएंगे? मास्टर में बनाना ना, तो मास्टर के प्री इंसर्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मास्टर में प्री इंसर्ट पे। जहां आपको परचेज नंबर जनरेट करवाना है मैक्सिमम, वो मास्टर में करवाना है, क्योंकि डिटेल में परचेज नंबर ऑटोमेटिक उड़ जाएगा प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन की वजह से। मास्टर में परचेज नंबर पे जो ऊपर क्यूरियर लगी हुई है, इनको कुछ भी नहीं करना है आपने इसके ट्रिगर पे आना है, प्लस दबाना है और इसके प्री इंसर्ट पे आना है। कहाँ आना है? प्री इंसर्ट पे आना है। प्री इंसर्ट पे अब ये क्या आ गया? PLSQL एडिटर आ गया। PLSQL एडिटर में वही काम कर सकता है जिसको PLSQL आती हो, कोई मसला नहीं है, हर बंदा कर सकता है। बिगिन एंड इसके दरमियान में ये क्यूरी लिख देंगे। इसके दरमियान में हम क्यूरी लिख देंगे। आई समझ में? ठीक है, अब क्या करें? अब हम ये करेंगे, बिगिन से ऊपर एक डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें ये नंबर उठा के फेंक देंगे। जब वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसको डेटा टाइप क्या देंगे? जबरदस्त, क्या बात की है। नंबर निकाल रहा हूँ, उसको 4 में क्यों फेंकूंगा यार? तो अभी तो नंबर निकाला ना मैंने यार। अबे थोड़ी जाएगा। मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी डेटा टाइप में क्या लिखूंगा? नंबर लिखूंगा, कैरेक्टर 2 लिखूंगा यार। इसको मैं इसको उठा के इनटू कर दूंगा a के अंदर, इनटू a। अब क्या किया मैंने? एरर नहीं आ रहा, क्या मतलब? ओके, क्या किया मैंने? 1 नंबर आया ना, +1, उसको मैंने a के अंदर मूव करवा दिया। अब a में क्या आ गया? a में क्या आ गया? 1 नंबर, 1 नंबर तो है, इसमें क्या आ गया? 1। ठीक है भाई, समझ आई यहाँ तक? अब ये तो हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है? इसके बाद मुझे मूव करना है। किस में मूव करना है? परचेज नंबर में मूव करना है ना भाई, परचेज नंबर में मूव करना। परचेज नंबर, अब परचेज नंबर सिर्फ मैं यूं लिखूंगा, परचेज नंबर कॉलन लगा के, क्योंकि डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक का आइटम है। डेटा ब्लॉक का आइटम कौन सा वाला? टॉप वाला। इसमें मूव करवाना है ना बेटा,
तो इसमें जब मूव करवाऊंगा तो क्या नंबर मूव होगा 1। तो यहाँ परचेज नंबर नहीं लिख सकता क्योंकि परचेज नंबर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ब्लॉक का नाम भी देना पड़ेगा मुझे पूरा। ब्लॉक का नाम क्या है, POS परचेज मास्टर डॉट POS परचेज मास्टर डॉट परचेज नंबर के अंदर मूव करो या साइनेशन साइन 10 मरतबा बताइए मैंने आपको, क्या मूव करोगे A। सही है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो परचेज नंबर की डेटा टाइप क्या है, वर्ड-चार्ट 6। क्या है, वर्ड-चार्ट 6। तो मैं यहाँ A मूव नहीं करवाऊंगा बल्कि क्या करवाऊंगा, जो मैंने अज्यूम किया था, क्या करूंगा मैं 001/16। तो मैं अब 001 तो करवा सकता हूँ, 001, 002, 00, क्योंकि जैसे जैसे वो करेगा वो मैक्सिमम नंबर ऊपर से जनरेट करवाएगा, A में फेंकेगा और ये नीचे फेंक देगा सेव करते हुए। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए अभी क्या लेके आया, 1 लेके आया। 1 लेके आया तो ये 1 इसमें मूव कर देगा। बोला कि मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे 001 चाहिए। 001 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट LPAD 1 0 कहाँ तक, 3 तक, फ्रॉम ड्यूल। क्या लिखा, कितने डिजिट तक करवाने हैं वो पहले आता है, वो क्या करवाना है वो बाद में। ठीक है, या ये चाहिए ना मुझे 001, मेरे पास है क्या 1, तो मैं क्या करूंगा LPAD लगाऊंगा 3 डिजिट तक। मैं क्या करूंगा LPAD लगाऊंगा A में, A को 3 डिजिट तक, और क्या लगाऊंगा उसमें 0। यहां तक समझ आई। यहां से यहां तक तो वो मैक्सिमम नंबर जनरेट करवा के दे रहा है, उसमें फिर +1 कर रहा है, +1 के बाद उसको LPAD कर रहा है, LPAD करके फिर इसमें मूव कर रहा है। और इसके साथ मुझे क्या चाहिए, /16। अब स्लैश मुझे लाना कोई मसला है, लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा, इसके साथ भाई ये यहाँ से यहाँ तक है ना, मैं इसके साथ कॉन्केटिनेशन साइन लगा दूंगा और क्या लगाऊंगा, स्लैश भी आ गया, स्लैश भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 16 चाहिए। 16 अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 16 का मतलब है जब सेव हो रहा हो ना तो उससे मैंने कहा sysdate फ्रॉम ड्यूल, ये आ गया, सेलेक्ट 2 sysdate RR फ्रॉम ड्यूल, ये आ गया 16। इसका मतलब ये है 2 sysdate RR, ये इसके साथ कॉन्केट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसके साथ एक और कॉन्केटिनेशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 2 sysdate काम करता है RR। भाई ये फिर आपको परचेज इसकी वर्ड-चार्ट 6 की जगह 8 करना पड़ेगा कि 000 ट्रिपल डबल 0 इसने घेर लिया, /16 6 डिजिट होगा। ज्यादा करना है आपको वर्ड-चार्ट वो 50 नंबर को मतलब इसकी डेटा टाइप क्या होगा, किसकी डेटा टाइप, नंबर, तो नंबर को आप 4 में भेजें, वहां पे जो 4 है नंबर को उठाया मैंने, नंबर को मूव किस में कर रहा हूँ, 4 में। मूव किस में कर रहा हूँ, कैरेक्टर में मूव कर रहा हूँ। A तो नंबर ही है, A को 3 तक LPAD करवा के 001 करके स्लैश लगाकर सब कुछ करके फिर परचेज मास्टर के अंदर जो परचेज नंबर है ना, तो परचेज नंबर की क्या है, वर्ड-चार्ट 6 है, उसमें मूव करवा। A जो है वो नंबर ही रहेगा, ये बोलना अगर LPAD नहीं लगाते तो वहां जाते 1 ही से 1, वो फिर पता क्या रहेगा 1/16, 2/16, 3/16, लेकिन एरर भी दे देगा वो। 1/16
ये देगा, ये बकौल ये इनके कहने के। क्यूरी क्या लगी हुई है? सबसे पहले परचेज नंबर को सब एसटीआर करें 1 से 3 तक। जब वो 1 से 3 तक उठाएगा तो क्या उठाएगा? 1/1, फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। जब नंबर में कन्वर्ट करने जाएगा तो उसको मिलेगा स्लैश वगैरह दे देगा। आई बात समझ जी? तो ना लगाओ आपने 1 तो जनरेट करवा दी। अब तो 1 से शुरू होगा ना वो मैक्सिमम। क्या जनरेट करवा दिया आपने? सब डबल जीरो सब एसटीआर करके ऊपर वाली जो डबल जीरो नहीं हटाया। डबल जीरो किसने बोला? सब एसटीआर करके मैंने 001 लिया है, 3 डिजिट ले रहा हूँ शुरू के। वो तो लगा रहा हूँ, वो तो असाइन करते हुए लगा रहा हूँ ना। जब एक्सट्रैक्ट करते हुए लेते हुए क्या लूंगा मैं? भाई मैं 0001/16 ये मेरे पास है, ये मैंने अज्यूम किया ना। अब मैं जब इसको मैक्स नंबर जनरेट करवाऊंगा तो किसको लूंगा मैं? सब एसटीआर लगाया मैंने 1 से 3 तक, तो क्या उठाएगा ये? 001 ये उठाएगा। इस पे कैलकुलेट करके मुझे क्या लगाना है? इसको जवाब क्या लाना है इसका? इसका जवाब क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, 002 आना चाहिए। भाई इसका जवाब मेरा मोटो क्या है? 001/16, 002/16, 003/16 ये चाहिए ना मुझे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो 001 ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको 002 बनाऊंगा, /16 करूंगा। आप ये कह रहे हो कि एलपेड ना लगाओ, उसको मूव करवाते हुए एलपेड ना लगाओ, तो एलपेड ना लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 2/16। जब 2/16 हो जाएगा फिर दोबारा वो सेलेक्ट की कमांड चलेगी, तो उसमें तो सब एसटीआर लगा हुआ है। तो जब सब एसटीआर लेने जाएगा तो क्या करेगा? उसमें मैक्स नंबर क्या जनरेट हुआ होगा? ये तो एरर दे देगा ना भाई। वो क्या उठाएगा? 2/1 सब एसटीआर 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक क्या उठाएगा? 2/1 2/1 के बाद क्या करेगा? उसको 2 नंबर में कन्वर्ट करेगा। जब 2 नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर आ गया इसके अंदर। जिस फॉर्मेट में उठाओगे उसी फॉर्मेट में आपको देना है। 001 उठाया, 001 में डायरेक्ट आप प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वो कैरेक्टर है, तो उसके लिए इतने लवाजमत किए। क्या किया आपने? नंबर में कन्वर्ट किया, मैक्स किया, एनवीएल लगाया, प्लस किया। समझ आई? तो ये है भाई कहानी। ये चाहे एक 3 डिजिट के हो चाहे ये 10 डिजिट वाले हो। बाजू बात देखा बैंक्स के या फिर वो हॉस्पिटल वगैरह के जो सीक्वेंस नंबर तो बड़े 90 जनरेट होते हैं। 00001/ ये चेक नंबर के ऊपर चेक प्रिंट बड़े लंबे वो होता है। समझ आई? अच्छा जी, यहाँ तक पहुंचे? कोई मसला? ये तो हो गई कहानी। अब हम क्या करेंगे? अब जब प्री इंसर्ट लगता है तो प्री इंसर्ट के साथ साथ पोस्ट इंसर्ट भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पोस्ट इंसर्ट। प्री इंसर्ट, इंसर्ट मतलब सेव होने से पहले वो नंबर जनरेट करवा के फेंकेगा। सेव होने के बाद पलक झमकते हुए ये काम होता है। सेव होने के बाद क्या करें? मैसेज आए। क्या मैसेज आए? परचेज नंबर कौन सा? POS परचेज मास्टर का परचेज नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा। हैज बीन एंटर्ड। आई समझ में? ये मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है भाई? सॉरी, सेव करने में, सेव करोगे नंबर जनरेट करवा के फेंकेगा और फटाफट आपको मैसेज दे देगा। ये करेगा। समझ आई भाई? अच्छा, ये कब जनरेट होगा? प्री इंसर्ट का चलेगा कब? जब आप सेव करोगे। सेव का बटन लगाया हुआ है इसमें? कहीं नहीं लगाया, नहीं है। सेव का बटन ही नहीं है इसमें।
तो क्या हो गया भाई? सेफ रिकॉर्ड है ना यार, सेफ रिकॉर्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है मैंने? कमिट फॉर्म। अच्छा सेफ के बटन का नाम सही नहीं रखा हुआ मैंने, सेफ। इस पे क्या लिखा हुआ है? कमिट फॉर्म। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट बटन दबाने में सेव हो जाए? मतलब एक प्रोग्रामिंग, अगर आप लोग एज अ प्रोग्रामर बैठे हुए हो या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई सेव काम किया, क्लिक किया, सेव हो जाए? ये आपसे पूछे डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, पूछिए कि डायरेक्ट सेव हो जाए? पूछे सेव नहीं करना हो तो सभी तो होता है सेव ना करना, तो ये आपसे पूछे। तो आपसे पूछने के लिए इसमें लगता है अलर्ट। क्या लगता है भाई? अलर्ट। चलो अच्छा भाई इस पे एक अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट मेरे पास एक बना हुआ है, ऑप्शन डिलीट। एक लगाते हैं अलर्ट ऑप्शन के नाम से। ये अलर्ट कहां से जनरेट होता है? अलर्ट पे आते हैं प्लस ये अलर्ट 45। मैंने कहा इस पे लिख देता हूं ऑप्शन। क्या लिख देता हूं उसका नाम? ऑप्शन। ठीक है, ये इसको सेव लिख देते हैं। मतलब इस ये एक ऑप्शन मल्टीपल जगहों पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको ऑप्शन डबल क्लिक किया हमने। ठीक है, अच्छा अलर्ट टाइप, इसका अलर्ट टाइप होना क्या चाहिए? क्या इसे ये रोक ले आपको? मैंने कहा हाँ रोके, ये रोके। रोकने के बाद क्या करें? इसमें लेवल कितने हो? लेवल का नाम है कि जब मैसेज देगा आपको तो उसमें कितने बटन होने चाहिए? 1 2 3। मैंने कहा एक ओके होना चाहिए, एक कैंसिल होना चाहिए। तो डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड? ओके, यस या नो? तो हम ओके कर देते हैं और एक कैंसिल कर देते हैं। ओके, ओके पे सेव हो जाएगा, कैंसिल पे सेव नहीं होगा। तीसरे की जरूरत क्या है? यस नो कैंसिल। यस तो सेव हो गया, नो पे क्या करेगा वो? लॉजिकल बनो ना कि जरूरत क्या है। तो दो ही, यस या नो, या तो सेव करेगा या फिर कैंसिल कर देगा। ठीक है भाई, तो यहाँ लगा देते हैं आप। अच्छा इस पे मैंने मैसेज नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने भाई एक मैसेज लगा दिया, एक ऑप्शन के नाम से अलर्ट लगा दिया, इसको यूज करते हैं। इसको अब यूज करते हैं। अब यूज कैसे करें? ये अलर्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा। अलर्ट आपको रोकेगा। कब रोकेगा? जब सेव करते हुए रोके। अब रोके, सेव करते हुए रोके। इसका मतलब है कि सेव के बटन पे जाना चाहिए। सेव के बटन पे, सेव का बटन कहाँ? ये रहा। राइट क्लिक करो स्मार्ट ट्रिगर पे और इस पे व्हेन बटन प्रेस पे आ जाओ, तो ये आ गया। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कमिट फॉर्म, क्लिक करो सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं क्यूरी आपको बताता हूं। सॉरी, कौन सा फोल्डर? मेरा है कि सेव करते हुए जो फोल्डर नहीं पूछता कि किस फोल्डर में जाना, ब्राउज खुल जाता है फिर क्या आपको सेव कराना। तो ये भाई ये तो डेटाबेस में सेव होगी ना। कमिट कोई फाइल, कोई पिक्चर थोड़ी सेव कर रहे हो यार, डेटाबेस में कमिट कर रहे हो। क्या हो गया भाई? हिला ही नहीं है, पी के नहीं आए हो? अच्छा भाई देखो, ये तो लिखा हुआ बहुत कुछ है, मैं आप इसको डिस्क्राइब करता हूँ लिखा हुआ कैसे। सबसे पहले तो आप ये कमिट फॉर्म है ना, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ था। सबसे पहले काम करो, इसको डिक्लेयर करो। क्या डिक्लेयर करो? जो अलर्ट है ना, अलर्ट उसका जो जवाब आता है वो 1 2 3 पे आता है। किस पे आता है? 1 2 3, या तो 1 या तो 2 या तो 3। एक वक्त में एक बटन दबाएगा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो इसका मतलब है जवाब किस में आएगा? नंबर में 1 2 3। तो इसका मतलब ये कि डिक्लेयर करो और उसको लिख दो माय अलर्ट, माय अलर्ट। ठीक है, इसको माय अलर्ट, सेव अलर्ट, कुछ भी कर सकते हैं। और उसकी डेटा टाइप क्या लिखोगे? नंबर। क्या लिखोगे? नंबर। यहाँ तक क्लियर है? नीचे नहीं देखो, नीचे देखो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ऊपर जो बता रहा हूँ वो देखो। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले एक तो अलर्ट जनरेट कर दिया। अलर्ट के लिए क्या किया मैंने? सिंपल क्लिक करके एक अलर्ट बना दिया।
ओके और स्टॉप वाला अलर्ट बनाया। 1 और 2 में 1 में ओके, 2 में कैंसिल। ठीक है, अच्छा भाई इस पे क्या कर दिया माय अलर्ट। फिर इसके बाद मैंने किया बिगिन और इसको खत्म कर दिया एंड पे। ठीक है भाई, अब मैंने किया कि यहाँ पर बताया कि भाई मेरी जो अलर्ट जनरेट हुई है, जो अलर्ट बना हुआ है मेरे बैकएंड पे, उसकी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? प्रॉपर्टी। जिसका आइटम था शुरू में, जो आइटम था ना जिसको मैंने मेल वाले फॉर्म पे यूजर आईडी गलत डाले, पासवर्ड गलत डाले तो वो डिसेबल हो, फिर वो इनेबल हो जाए। तो इसी तरह हर चीज, हर सबकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी पे अगर आप डायरेक्ट जाना चाहो तो F4 पे चले जाओ, लेकिन अगर उन प्रॉपर्टी को सेट करना हो अपने हिसाब से तो उसमें कुछ एडवांस प्रोसीजर है जिसका नाम है सेट आइटम प्रॉपर्टी, सेट अलर्ट प्रॉपर्टी, सेट विंडो प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेट विंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, सेट विंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेट अलर्ट, सेट अलर्ट प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? विंडो प्रॉपर्टी, सेट अलर्ट। अभी हम अलर्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो अलर्ट प्रॉपर्टी है, विंडो प्रॉपर्टी है, आइटम प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट आइटम प्रॉपर्टी है, फिर रेडियो बटन की अपनी प्रॉपर्टी है, लिस्ट आइटम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? सेट अलर्ट प्रॉपर्टी पे। सेट अलर्ट प्रॉपर्टी। अब अलर्ट का नाम क्या रखा था हमने? वहां पर ऑप्शन हम रखेंगे, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। बटन, जिस पे बटन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा? सेट आइटम प्रॉपर्टी अलर्ट, सेट अलर्ट प्रॉपर्टी क्या कर देगा? ऑप्शन वाले अलर्ट को, ऑप्शन वाले अलर्ट पे एक मैसेज दे देगा। इसको क्या करेंगे? अलर्ट मैसेज टेक्स्ट। ये मैसेज टेक्स्ट आप वहां पर भी लिख सकते थे डायरेक्ट। तो इससे क्या होता? वो अलर्ट प्रॉपर्टी सिर्फ इसी की हो जाती। किसके लिए? सेव के लिए हो जाती। मैं चाह रहा हूं एक अलर्ट को आप डिलीट के लिए भी यूज करो और सेव के लिए भी यूज करो। ठीक है, हाँ स्टॉप। ठीक है, अब मैंने कहा नहीं, इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी क्या सेट करूंगा? ऑप्शन की प्रॉपर्टी सेट करूंगा। मैं कहूंगा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। क्या बोलूंगा मैं? डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। किसकी प्रॉपर्टी मैंने सेट की? ऑप्शन अलर्ट की। ऑप्शन अलर्ट की प्रॉपर्टी सेट कर दी मैंने बटन पे। सेव के बटन पे ये मैसेज देगा। जब मैं डिलीट के बटन पे लगाऊंगा तो उसको क्या पूछेगा? डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रॉपर्टी। अगर मैं इस ऑप्शन के अलर्ट पे डायरेक्ट मैं वहां पर लिख देता, मैं इस मैसेज को उठाकर इस अलर्ट पे, ऑप्शन पे यहाँ डायरेक्ट मैसेज भी लिख सकता था। इससे क्या होता? ये सेव के लिए होता, ये सेव के लिए बन जाता। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मैसेज यहाँ पर देना ही नहीं है। मुझे मैसेज तो बटन पे, जहां मुझे काम होगा इस अलर्ट का, मैं इस अलर्ट को वहां पर यूज करूंगा अपने मकसद के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने ओके की जगह सेव भी नहीं लिखा, वरना ओके कैंसिल, सेव कैंसिल ये भी कर सकते थे। नहीं, वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। ओके, ये कैंसिल, ओके सेव। यहां तक समझ आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो ऊपर माय अलर्ट लिखा हुआ है उसके अंदर अलर्ट शो करवा देंगे। ठीक है, कमेंट पे डाल दो। यहां तक समझ आई आपको? दो जुमले लिखे हैं मैंने बस। क्या लिखा? सबसे पहले अलर्ट नंबर जनरेट करवाया, अलर्ट पे कुछ भी नहीं किया, बस एक न्यू अलर्ट जनरेट करवा दिया। यहाँ पर यहाँ आया, यहाँ ऑप्शन हटाया, मैंने डिलीट किया। मैंने क्या किया? अलर्ट पे आया और प्लस किया, और इसको मैंने क्या किया? ऑप्शन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहो तो ये अलर्ट टाइप
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टॉप होता है, ये स्टॉप कर देता है और कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, इस पे सेव के बटन पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माय अलर्ट के नाम से, और इस जो अलर्ट है ऑप्शन के नाम का, उसको उस पर मैसेज मैंने दे दिया यहाँ से, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, और अलर्ट शो करवा दिया, शो अलर्ट करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा, इसको चला के देखते हैं क्या मतलब कोई काम कर रहा हूँ ये। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं ऐसे दबाऊं, मैसेज दिया इसने, क्या मैसेज दिया, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, मैंने कहा ओके। अब मैंने ओके तो कर दिया, उसको गायब भी हो गया, कुछ काम नहीं हुआ। अब मैं चाह रहा हूं जब मैं ओके दबाऊं तो ये काम हो जाए, और कैंसिल दबाओ तो कुछ ना हो। मैंने सेव का बटन दबाया तो इसने पूछा डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, मैं कहूंगा ओके, ओके पे सेव हो जाना चाहिए, ओके पे सेव हो जाना चाहिए। अब मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, कहां पे आऊंगा, यहां पर। ठीक है, यहां तक तो ओके, क्लियर है। अब बाकी जो क्यूरी है वो ये लिखी हुई है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, शो अलर्ट ऑप्शन को कहां मूव करवा दिया, माय अलर्ट में। कहां मूव करवा दिया, माय अलर्ट में। अब माय अलर्ट में मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा था, नंबर आएगी, क्या क्या 1 2 3 1 2 3। 1 में क्या था, 1 बटन पे क्या कह रहा है, 1 बटन पे क्या कह रहा है, लेवल 1 ओके, इसका मतलब है 1, कैंसिल का मतलब है 2, 3 का मतलब कुछ भी नहीं हो, जनरेट ही नहीं करवाया, इसका मतलब है दो लेवल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब 1 और 2, या तो माय अलर्ट में 1 जा रहा है या फिर 2 जा रहा है। अब मैं यहां पर लिखूंगा इफ माय अलर्ट इज इक्वल टू अलर्ट बटन 1, अलर्ट बटन 1, सही है। माय अलर्ट में अगर अलर्ट बटन 1 वहां से अलर्ट बटन 1 अगर मूव हो जाता है माय अलर्ट में, देन मैंने कहा मैसेज आ जाए वेलकम, क्या मैसेज आ जाए, वेलकम, एल्स वरना क्या मैसेज आ जाए, इफ माय अलर्ट में अलर्ट बटन 1 मूव होता है तो ये आ जाए, एल्स इफ इसके अंदर बटन 2 जाता है, बटन 2 का मतलब ये कैंसिल जाता है, तो देन क्या मैसेज आए, गुड बाय। ठीक है, एंड इफ ठीक है, मैंने कहा अगर अलर्ट बटन 1 मूव होता है, इसका मतलब है कि माय अलर्ट में क्या मूव होता है, 1, अलर्ट बटन 1 कौन सा है, ओके, और दूसरा क्या है, कैंसिल। अगर 1 मूव होता है तो क्या आ जाए, वेलकम वरना गुड बाय। अब देखो ये काम करेगा नहीं करेगा, हम इस पे देखते हैं। फिर हमारा जो मकसद है हम उसको लगा देंगे, हमें वेलकम तो नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है, कमिट फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, कमिट फॉर्म लगाना है। जी भाई, सेव, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, मैंने कहा ओके, मैसेज क्या आया, वेलकम, काम कर रहा है इसका मतलब है। ठीक है, मैंने कहा सेव रिकॉर्ड, मैंने कहा कैंसिल, क्या मैसेज आया, गुड बाय, इसका मतलब ये है यही काम
कर। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको कह देंगे नल, कैंसिल करते हैं तो कुछ भी ना हो, और इस पे क्या कर देंगे कमिट, क्या कर देंगे कमिट फॉर्म। ठीक है भाई, अब हम अपना एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर भी जनरेट हो गया और सेव कर दिया। क्रिएट रिकॉर्ड, क्वांटिटी 10 पीस 50,000 रुपए का, 100 पीस 25 रुपए का। ठीक है, अब हम सॉरी यूएस नंबर, हाँ कब जनरेट होगा, मैंने ये भी कहा था कब जनरेट होगा भाई, सेव करते हुए प्री इंसर्ट है, हमें कहूँगा सब सेव रिकॉर्ड। जैसे सेव रिकॉर्ड किया तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, मैंने कहा ओके। ओके पे क्या किया उसने, परचेज नंबर 001/16 हैज बीन एंटर्ड, ओके ओके, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, एक रिकॉर्ड। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि अब जारी बात है मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना है, तो क्या हो, अब हम इसमें काम करते हैं, क्योंकि एक मरतबा रिकॉर्ड सेव हो गया तो सेव होने के बाद वो क्या हो जाए, फॉर्म क्या हो जाए, क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्म क्लियर हो जाना चाहिए। एक रिकॉर्ड सेव हो गया, अब इसमें चेंज करके दोबारा सेव करना तो मुनासिब नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेव होने के बाद क्लियर हो जाए, हम ये भी लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कमिट फॉर्म क्लियर फॉर्म, कमिट फॉर्म के बाद क्लियर हो जाए, ऐसे ही होना चाहिए ना। दोबारा देखते हैं 001 के बाद 002 जनरेट करना है नहीं करना, वरना फिर आपकी तरह वन डाल के एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब हम इसको जनरेट करवाते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड, नंबर आया, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। हाँ भाई, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, ओके, परचेज नंबर 002/16 हैज बीन एंटर्ड, क्लियर। सही है भाई, समझ आई। अच्छा, फिर दोबारा के क्रिएट का बटन दबाए नहीं, बल्कि तो वो तो डायरेक्ट होना चाहिए ना, तो क्या करे वो दोबारा क्रिएट का बटन दबाए, बल्कि मैक्सिमम ये यहाँ पर डेट फेंक के कर्सर भी यहाँ पर मूव कर दे, मतलब ज्यादा एंट्रियां करनी हो। ये फंस गया यहाँ पर आगे, क्या करे, सेव के बाद क्लियर फॉर्म करे, फिर क्या करे, परचेज डेट था ना, परचेज डेट में सिस डेट मूव करवा दे, जो न्यू के बटन पे जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, न्यू का बटन कहाँ है, ये रहा, परचेज डेट में, और ये गो आइटम भी कर दोगे। सही है, आपको दोबारा बटन दबाना पड़ रहा है ना, जो बटन दबाने के पीछे जो चीज लिखी हुई है सेव के बटन के पीछे लिख दो, ताकि वो सेव होने के बाद ये काम कर दे, ये काम कर दे। ठीक है भाई, आपके दो जो है वो क्लासेस रहेंगी, 2 क्लासेस रहेंगी। मेन चीज तो ये थी। अब इसके बाद हम इसी का डिटो कॉपी क्या बना लेंगे, सप्लायर इसको लगा देंगे, रिपोर्टें आपके पास बनी हुई है, रिपोर्टें हम इसको एडवर्टाइज कर देंगे, नहीं बनी हुई तो एक दिन में 3-4 रिपोर्टें बना के लगा देंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो अब ये जो डिप्लॉय किस तरह होगा, डिप्लॉय के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है,
पहले जो है ना 6i होता था, 6i डेटाबेस, 6i हर यूजर के पास इंस्टॉल करना पड़ता है डेटाबेस। तो ये कहलाता है 2 टियर आर्किटेक्चर। कितने टियर होते हैं इसमें? 2, डेटाबेस 6i और डेटाबेस आपस में कनेक्ट हो जाता था। अब 10G 11G 12C ये सब ये कहलाते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। कितने, कौन सा आर्किटेक्चर कहलाता है? 3 टियर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। 6i वाला मेथड, 6i ओरेकल फॉर्म बिल्डर, फॉर्म डेवलपर, ये किस में चलता था? चला उसको 3 टियर में भी कर सकते थे, लेकिन उसमें पुराना वर्जन था, पुरानी चीजें पुरानी होती है। तो 10G और 11G के 3 टियर आर्किटेक्चर में आती है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेटाबेस चाहिए, ठीक है। डेटाबेस डायरेक्ट क्लाइंट से एक्सेस नहीं करेगा, डेटाबेस डायरेक्ट यूजर से एक्सेस नहीं करेगा। डेटाबेस एप्लीकेशन सर्वर से बात करेगा, एप्लीकेशन सर्वर यूजर से बात करेगा, एप्लीकेशन यूजर एप्लीकेशन सर्वर से बात करेगा, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से बात करेगा। तो अभी आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास? एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन सर्वर क्लास में मिलेगा। छोटा सा टूल है, क्लिक करना है और बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अच्छा भाई, क्रिएट रिकॉर्ड, सेव। डू यू वांट टू सेव? यस, 3 नंबर जनरेट हो गया। ओके ओके, सेव, यहाँ पर पहुंच गया। अब आप दोबारा एंटर करो, ठीक है। सेल सर्विस वालों के पास गए हो कभी? सेल्स में, टेलीनॉर के ऑफिस में, बैंक में फटाफट हाथ चल रहा होता है उनका, तो वो इतने सारे बटन पे यहाँ क्लिक करो, तो वो लोग इतने फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनवाते हैं कि हर चीज़ पे हो जाए, ठीक है भाई। तो उसी फॉर्म को हमने आगे बढ़ाया है।